खबरें हजारीबाग। आज हम लोग आए जिला स्कूल, जो हजारीबाग का सबसे पुराना स्कूल है। 1865 में यह स्थापित हुआ है और सबसे अच्छी बात आज स्कूल की है कि यहाँ पर झारखंड का पहला एस्ट्रोनॉमी लैब स्थापित हो चुका है। आइए जानते हैं एस्ट्रोनॉमी लैब के बारे में और यहाँ के शिक्षकों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस लैब में कितने अपरेटस हैं और क्या खास है इस लैब में, कितने प्लेनेट के बारे में जानकारी दी जा रही है और विज्ञान के प्रति क्या जिज्ञासा जगाने के लिए यहाँ के शिक्षकों के द्वारा कितना कोशिश किया जा रहा है। आइए देखते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ पहले फिजिक्स की दुनिया में। वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि इस लैब में फिजिक्स से संबंधित कितने सारे इंस्ट्रूमेंट मिले हैं और वो बच्चों को किस प्रकार से लाभान्वित कर रहे हैं। सबसे पहले ये कलर व्हील है मैम। ये बच्चों को हम लोग पहले पढ़ाते थे कि व्हाइट कलर में 7 कलर्स होते हैं, यानी व्हाइट कलर इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ 7 कलर्स। वो 7 रंगों का एक मिश्रण है। बस इसको लिखवाते थे, पढ़ाते थे, समझाने में बड़ी डिफिकल्ट होती थी बोर्ड पे चित्र बनाकर। वो बच्चे समझ नहीं पाते थे कि सर व्हाइट कलर में 7 रंग कैसे होता है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा हमें मदद कर रहा है आज की डेट में बच्चों को समझाने में। इसमें जितने कलर्स है, ठीक है, इसको अगर हम मिक्स करें तो ये व्हाइट कलर बन जाएगा। तो इसको हम एक्सपेरिमेंट कैसे समझाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, इसको जब हम घुमाते हैं तो ये व्हाइट हो गया। इट मीन्स व्हाइट कलर में विभिन्न प्रकार के कलर्स मिश्रित होते हैं, मिले हुए होते हैं। फिर मैंने इसको रोका, डिफरेंट कलर्स दिखता है। इसका मतलब ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट को समझाने में बहुत मदद करता है, क्योंकि डिस्पर्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि 7 कलर्स मिलते हैं तो व्हाइट कलर बनता है। वॉयलेट से लेकर रेड तक विबग्योर कहते हैं। वॉयलेट से लेकर रेड तक 7 कलर्स के मिलने से व्हाइट कलर बनता है। इस फेनोमेनन को समझाने में यह व्हील हमको काफी मदद करता है। इस प्रकार से छोटे छोटे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, लेंस वगैरह, मैग्नेट्स वगैरह, काफी चीजें हैं। पहले हम लोग इसको डायग्राम से ही समझाते थे, ठीक है। यू शेप मैग्नेट, बार मैग्नेट, ये सब सिर्फ बच्चों को लिखवाया जाता था। बच्चे उतना क्यूरियोसिटी नहीं दिखाते थे क्योंकि उनको थ्योरेटिकल ज्ञान मिलता था। अब उसको जैसे लिखवाते हैं, उसको यू शेप मैग्नेट्स, बार मैग्नेट्स, उसके नॉर्थ पोल कहाँ होते हैं, साउथ पोल कहाँ होता है, उसका मैक्सिमम अट्रैक्शन पावर कहाँ होता है, ये सारे चीजों को हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम इसको समझाते हैं। इसलिए ये हमें काफी मदद करता है। लेंस के बारे में आते हैं मैडम। लेंस हम लोग सिर्फ पहले डायग्राम में छापते थे। लेंस के बहुत सारे किट्स, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, वो सारी सुविधाएं इस लैब में उपलब्ध है। आज के डेट में बच्चों को समझने में काफी सुविधा होता है। अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको। ये है मैडम मैक्सवेल व्हील कहते हैं इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट के नेम के हिसाब से इसको मैक्सवेल व्हील कहते हैं। ये बच्चों को समझाने में मदद करता है कि हम लोग पहले थ्योरी पढ़ते थे कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा ना नष्ट होता है ना बनता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। तो बस इसको हम लोग सीखते थे कैसे कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कैसे बदलता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कैसे बदलता है। इसका एक्सपेरिमेंट को ये सफल तरीके से समझाता है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करता है, तो पहले इस बॉडी को हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, हाइट बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी को गेन कर लिया। अब इसको हम जब छोड़ देंगे तो इसका हाइट घटेगा, इट मींस पोटेंशियल एनर्जी कम होगा और वो काइनेटिक एनर्जी में धीरे धीरे चेंज होगा। मैं इसको करके दिखाता हूं। देखिए, ये काइनेटिक में चेंज हुआ, फिर पोटेंशियल में गया, फिर काइनेटिक में आया, काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक। ये कन्वर्शन को दिखा रहा है। दैट मीन्स ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे के दिमाग में एक्टिविटी के माध्यम से सेट हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मैडम। न्यूटन्स लॉ, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट में अगर बच्चे न्यूटन्स लॉ नहीं समझे तो समझा जाता है कि उसने फिजिक्स नहीं पढ़ा। फिजिक्स की दुनिया में न्यूटन्स का बहुत बड़ा योगदान है। न्यूटन्स को फिजिक्स का फादर भी कहा जाता है। न्यूटन्स ने मोशन से संबंधित 3 प्रकार के सिद्धांत दिए। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बता रहा है। अब मैं न्यूटन्स के लॉ की तरफ आपको ले चलता हूं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। इस लैब में, ये लैब इतना रिच लैब है, इसमें हर एक एक्टिविटी के लिए एक एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है ताकि कोई बच्चे
थ्योरेटिकल ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप को सफिशिएंट नहीं सोचे, उसको प्रैक्टिकल करना अनिवार्य समझा जाए, उसके अंदर इतनी जागरूकता बैठे कि हर एक चीज को वो समझ सके। जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि हम किसी भी बॉडी को रेस्ट में रखते हैं तो रेस्ट में रहता है, और अगर गति में रखते हैं तो गति की अवस्था में रहता है, जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना काम करे। ये इनर्शिया से संबंधित है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ इनर्शिया को डील करता है, इनर्शिया पर आधारित है। मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। ये बॉडी अभी रेस्ट में है, ये कार्डबोर्ड के ऊपर रखा हुआ है, मैं फोर्स कार्डबोर्ड पे लगाऊंगा, कार्डबोर्ड अपना स्टेट चेंज कर लेगा, लेकिन बॉल ज्यों का त्यों रहेगा। इट मींस वो रेस्ट के अवस्था को बनाए रखना चाहता है और वो बने रहता है, क्योंकि बॉल के ऊपर कोई फोर्स काम नहीं किया। इस एक्सपेरिमेंट को आप कैप्चर कर सकते हैं अपने कैमरा में। कार्डबोर्ड चला गया, बॉल रुक गया। इट मींस ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट को डील करता है। ये न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट था। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के लिए इंस्ट्रूमेंट जो हमें मिला है, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कहता है कि जब भी किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें मोशन पैदा होता है। अब बच्चे को हम समझाते थे कि फोर्स लगाते हैं, बच्चे बोलते थे सर फोर्स किसे कहते, तो हम उसको कहते थे देखो पुश करना पुल करना ही फोर्स है, बट उतने माइंड में उसका बैठता नहीं था। मैं उसी चीज को इस एक्सपेरिमेंट के लॉ से इसके द्वारा हम उसको समझाते हैं। बच्चे आते हैं, फोर्स लगा, बॉडी मूव कर गया, जैसे हम उस पे फोर्स लगाते हैं बॉडी मूव कर जाता है। एक और एक में दिखाता हूं, ये बॉल है, रेस्ट में है, इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, बॉडी मूव कर जाएगा। ये न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डील करता है। तीसरा जो हमें इंस्ट्रूमेंट मिला है जो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को समझाता है। एक्शन रिएक्शन के इक्वल और अपोजिट होता है, क्रिया प्रतिक्रिया के विपरीत दिशा में होती है और बराबर मात्रा में होती है। ये न्यूटन्स क्रेडल है, इस इंस्ट्रूमेंट को न्यूटन्स क्रेडल कहते हैं। ये हमें न्यूटन्स के थर्ड लॉ को समझाता है, साथ ही साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को दर्शाता है। इसमें आप देखेंगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्पी से बच्चे इसको समझते हैं, क्योंकि उनको एक मैजिक टाइप का भी लगता है। जब मैं इसको एक बॉल यहां पकड़ता हूं, एक बॉल, जब एक बॉल को छोड़ेंगे तो देखिएगा जब वो उससे टकराएगा तो सामने से एक बॉल जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है और न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार मोमेंटम को कंजर्व रखता है। इसको आप कैप्चर कर सकते हैं। अब इसको मैं ऐसा करता हूं, दो बॉल को लेता हूं और दो बॉल को के साथ इसको मैं दिखाता हूं। ये दो बॉल जाएगा, दो टकराएंगे, वहां से दो निकलेंगे। ये न्यूटन्स क्रेडल है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डील करता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को डील करता है। अब मैं आगे ले चलता हूं आपको मैडम। मैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, काफी समय लग जाएंगे, मैं संक्षेप में आपको बता दूं। हमारी इस लैब का सबसे बड़ा तोहफा है ये टेलीस्कोप। टेलीस्कोप मैं जब पढ़ता था तो टेलीस्कोप को केवल चित्र में देखता था, क्योंकि उसमें सरकारी, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, इतनी सुविधा नहीं होती थी। गुरुजी सिर्फ बताते थे कि देखो ये टेलीस्कोप छाप लो। आज ये हमारे के स्कूल के जो बच्चे, उनके लिए सौभाग्य है, मैडम का आशीर्वाद है, डीडीसी मैडम का, कि इतने बड़े सुविधा को मेरे विद्यालय में लाए। ये टेलीस्कोप है, इसको हम लोग न्यूटोनियन टैप टेलीस्कोप कहते हैं। ये दूर, अगर हम इसको बाहर ले चले तो ये काफी ज्यादा, इसको हम दिखा सकते थे। मैं यहां से थोड़ा सा इसका फंक्शंस बता सकता हूं कि इसके सहयोग से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। मैडम ये इतनी बड़ी सुविधा है कि आप इसके द्वारा आप सन के सरफेस को देख सकते हैं। सन का टेम्परेचर जो 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो हमें स्पष्ट रूप से बिल्कुल उसके सरफेस को नहीं देख पाते, हम उसके लाइट को केवल देख पाते हैं। नंगे आंखों से देखना तो एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसको नंगे आंखों से 4000 डिग्री मेरे आंख पर टेम्परेचर आएगा तो आंख का क्या होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन यह एक ऐसा टेलीस्कोप है, इसमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, सोलर फिल्टर, कि सन के लाइट इसमें कैप्चर होंगे, मिरर से रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ सन के सरफेस को बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। मैंने बच्चों को इसको करके दिखाया भी है, बच्चे बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको देखते भी हैं। ये बहुत ही यूजफुल है, इसका नाम है न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। ये बहुत ही
जैसा मैं समझ पा रहा हूँ काफी कॉस्टली भी है, लेकिन मेरे इस लैब में उपलब्ध है, जिससे बच्चे काफी लाभान्वित हो रहे। समय समय से इसको देखने के लिए लाइन लगे रहते हैं, सर मुझे ले चले लैब, मुझे ले चले, फिर भी कतारबद्ध उसको जैसे हो सकता है हम सुविधा दे पा रहे हैं। अब आगे आते हैं मैडम, नेक्स्ट लेके चले। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग, आप इन बोटल्स को सिंपल बोटल्स नहीं समझे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेनल्स को समझाता है। हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी बॉडी का मास कभी नहीं चेंज करता है, लेकिन उसका वेट प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज करता है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो ये क्या बताता है कि एक बॉडी का जिसका मास फिक्स है, वही बॉडी को डिफरेंट प्लैनेट्स पे रखेंगे तो उसका भार कैसे बदलता है। जैसे हम उसको मून पे ले चले तो वही वस्तु काफी हल्का हमें प्रतीत हो रहा है, मरकरी पे ले चले तो उससे भारी है, वेनस पे ले चले तो सबसे भारी इसके रिस्पेक्ट में लग रहा है, अर्थ पर उसका वेट किस टाइप का भारी होगा, यू कैन फील, इसको आप महसूस कर सकते हैं छू करके। मार्स पर भी किस प्रकार से उसका वेट फील होगा। सबसे ज्यादा जुपिटर पे वेट उसका होगा, क्योंकि जुपिटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान सबसे अधिक होता है, क्योंकि जुपिटर का मास सबसे अधिक होता है। तो सबसे ज्यादा वजन, सबसे ज्यादा भार किसी बॉडी का जुपिटर पे होता है। तो इस चीज को बच्चे फील करते हैं और बड़ा ही प्रभावित है इस चीज को, क्योंकि पहले इन सारी चीजों को वो सिर्फ लिखते थे, पढ़ते थे, महसूस नहीं करते थे। हाँ, वो केवल किताबों तक सीमित रहता था। सैटर्न पर किस प्रकार से, यूरेनस पर किस प्रकार से, नेपच्यून पर किस प्रकार से वेट होगा। सबसे ज्यादा जो है नेपच्यून पे, सबसे ज्यादा वेट आपका जुपिटर पे होगा, क्योंकि जुपिटर का मास सबसे अधिक होता है। और सबसे खास बात ये टेलीविजन है मैडम। जब भी किसी बच्चे को किसी विजुअलाइज कराना हो बड़े स्क्रीन पर, जो बिल्कुल सरकारी स्कूल के लिए एकदम सोच से परे का चीज था, वो ये बड़ा साइज का 55 इंच का टीवी मिला है। इसमें हम किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी डायग्राम को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, जो कि आप चाहें तो हम इसको रन करके भी दिखा सकते हैं, एकदम बिल्कुल रनिंग कंडीशन में, बट आप इसको अभी कैप्चर कर सकते हैं। तो बाहर के भी बच्चे अगर इंटरेस्टेड हो इस वीडियो को देख कर कि नहीं मुझे जिला स्कूल का एस्ट्रोनॉमी लैब को देखना है, तो वो विथ परमिशन आ सकते हैं और उसको हम जैसा जहां से तक हो सकता है लाभ देने का प्रयास करेंगे। ये बायोलॉजी का ठीक है इंस्ट्रूमेंट है मैडम। बायोलॉजी में जो सिंपल बातें भी बच्चों को समझने में कष्ट होता है, बायोलॉजी से दूर भागते हैं, सर बायोलॉजी बहुत टफ सब्जेक्ट है, नहीं पढ़ पाएंगे सर, वो बच्चों के अंदर ये सब इंस्ट्रूमेंट काफी इंटरेस्ट पैदा कर रहा है। हम लोगों के चेस्ट में, ह्यूमन बॉडी के चेस्ट में 12 पेयर्स बोन होते हैं। अब ये हम लोग केवल पढ़ते थे, अब बच्चे यहाँ काउंट कर सकते हैं कि हाँ 12 ठो इधर 12 ठो इधर, 24 पेयर, यानी कि 12 जोड़े बोन्स होते हैं। उसके हैंड्स में ठीक है, उसके पाल्म्स में कितने बोन्स हैं, यहाँ 2 बोन्स है, ये 1 बोन्स है। इस प्रकार से पहले वो थ्योरी में सिर्फ समझते थे, अब वो इस स्केलेटन सिस्टम को देख करके बोन्स को भी काउंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्प कर रहा है। सबसे मजबूत हड्डी जांग की हड्डी होती है, ठीक है, जिसको फीमर कहते हैं, तो फीमर को दिखाया गया कि देखिए सबसे मजबूत हड्डी है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह स्केलेटन सिस्टम भी बच्चों को काफी मदद करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी में अगर एक्सपेरिमेंट नहीं हो तो बायोलॉजी हमारे लिए किसी ठीक है हिस्ट्री के समान हो जाएगा, बट इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से मैम इसकी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि लंग्स कौन है, किडनी कौन है, ठीक है, ब्रेन के अंदर जो वायरिंग्स है वो किस प्रकार के हैं। हम लोग किसी पोल पर बिजली का तार देखते हैं तो समझ में लगता है कि कितना उलझा हुआ है, उससे कई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हमारे ब्रेन में है। तो इस चीज को समझने में काफी मदद करता है, ठीक है। आई का ये मॉडल है, ये पूरा हार्ट का मॉडल है, किडनी का मॉडल है, ये ईयर का मॉडल है, कान का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये प्लांट सेल है, एनिमल सेल है। इस प्रकार के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ बच्चों को समझने के लिए दिया गया है, जिसका लाभ बच्चे धीरे धीरे उठा रहे हैं। ये बताता है मैडम्स, ठीक है, ये ठीक है ब्रंक हिस्टोक्रोइन कर्व है, ये कर्व है। सिंपली इसको आप साधारण शब्दों में समझे कि किसी भी वस्तु को अर्थ सीधा नीचे खींचता है। तो इसमें से 3 कर्व दिखाया गया है, इसमें 3 बॉल से बच्चों को समझाते हैं कि जब इसको हम छोड़ेंगे तो बॉल सबसे पहले किस में पहुंचेगा। तो इसमें देखा जाता है कि जो सबसे ज्यादा वर्टिकल है बॉल उसमें सबसे पहले पहुंचता है,
जो उससे थोड़ा कम कर्व है बॉल उसमें सेकंड नंबर पे पहुंचता है, और सबसे स्लो बॉल इसमें पहुंचता है। आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। इसको मैं करके दिखाता हूं। सर आप आ जाए, चूंकि आप जज बने, देखें कि पहले कौन सा बॉल पहुंचा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि सबसे पहले बॉल इस पाथ से पहुंचा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कर्व था, वर्टिकली फोर्स इसमें ज्यादा लगा, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग हुआ। तो ये बच्चों को काफी मदद करता है। पहले इसको यूं ही पढ़ा करते थे, आज इसको हम लोग कर करके देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है, मंगल ग्रह का सरफेस कैसा है? आप जैसा जान पा रहे हैं कि सब लोग मंगल पे जा पाएंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, बट इसको देख के समझ सकते हैं कि मून का सरफेस किस प्रकार का है। मून का भी इसमें एक सरफेस का दिया है और मार्स का भी दिया है। दोनों का सरफेस किस प्रकार से है, ये रिकॉर्डेड 3 डायमेंशनल फोटोज है ना। हम लोग क्या रीजन होता है कि मंगल ग्रह पे जो है नीला रंग का दिखता है सूर्य जब अस्त होता है? वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है मैडम। वो फिजिक्स का एक फेनोमेनन है, कौन सा लाइट कितना ज्यादा स्कैटर्ड हुआ इस पे डिपेंड करता है कि सन कौन सा कलर का दिखेगा। ये ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं भी जो साइंस पढ़ते हैं वो भी इससे बहुत परिचित है, महसूस करते हैं। इसको धर्म से भी जोड़ करके धार्मिक घटना भी समझते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल साइंस से संबंधित लॉजिकल फेनोमेनन है। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है वो इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, फुल मून क्या है, हाफ मून क्या है, इस फेनोमेनन्स के सहयोग से हम लोग बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ज्योग्राफी और फिजिक्स का मिला हुआ कॉन्सेप्ट है। ये सोलर एनर्जी किट है। हम लोग अभी इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस चीज को समझे कि सोलर एनर्जी इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा एनर्जी है, और इसका सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है सन। ये कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए बाकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, इस सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करो। तो उसके लिए सरकार भी काफी जोर दे रही है। ये प्लेट है, इस प्लेट में सन के लाइट के आने से सोलर एनर्जी स्टोर होता है, और आप चाहें तो इस एनर्जी को डिफरेंट तरीके से खर्च कर सकते हैं। जैसे आप इससे पंखा चला सकते हैं। अभी इसको सन के लाइट में ले जाएंगे, थोड़ा सा लाइट पड़ेगा, ये चार्ज हो जाएगा, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगा। फिर इसको फैन के किट में लगाएंगे, फैन घूमेगा। बल्ब के किट में लगाएंगे, बल्ब जलेगा। बजर की किट में लगाएंगे, अलार्म बजेगा। और ये वोल्ट मीटर से इसका करंट और वोल्टेज नाप सकते हैं। तो ये सोलर किट है, बच्चों को समझने के लिए बहुत मदद करता है। बाकी ये सोलर सिस्टम के जितने प्लैनेट्स है उसका अपना अपना हिस्ट्री दिया हुआ है, किस प्लैनेट की क्या कहानी है, कैसे वो बना। ठीक है, ब्लैक होल क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, वरुण का क्या कहानी है, मंगल की क्या कहानी है, पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसे है, उसका कितना मास है, बुध का क्या है, शुक्र क्या है, बृहस्पति का क्या है, शनि का क्या है, ये पूरा हिस्ट्री इसमें रिकॉर्ड किया गया है। बच्चे इसमें आते हैं, एक ही दिन में तो नहीं, डे टू डे धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में, लैब के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है उससे क्या क्या एडवांटेज हो पा रहे हैं इसको मैंने संक्षेप में डील किया मैडम। जैसा कि आपने देखा, हमारे यहाँ के जो शिक्षक थे लक्ष्मण सर, उन्होंने बताया किस तरह के यहाँ पर जो एपरेटस है और इस लैब में किस तरह से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जो ज्योतिष शास्त्र होता है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानकारी दी जा रही है, और किस तरह अच्छी पहल एक तरह से डीडीसी विकास आयुक्त जो हजारीबाग की है, प्रेरणा दीक्षित की जो पहल है वो सराहनीय है। और उनके पहल के द्वारा हजारीबाग का ये सरकारी स्कूल है वो मतलब रोशन उठा है, और यहाँ के बच्चों को बहुत जानकारी दी जा रही है। हम दिखाना चाहेंगे, ये लैब देखिए आप मेरे पीछे, इस तरह से यहाँ पर सजाया गया है अलग अलग टेबल पर। ये देखिए ग्लोब है, एक ज्योग्राफी का फिजिक्स का मिला हुआ कॉन्सेप्ट, ज्योग्राफी का